अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। एक और स्टैंडर्ड जो कि एक्सपर्ट से मिलता जुलता है और मैं सोच रहा हूं उसको इसके साथ ही आपके साथ कवर करवा दूं, वो है इंटरनल ऑडिटर। देखिए यार, होता क्या है, इंटरनल कंट्रोल की अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लास को अगर आप रिकॉल करें तो मैनेजमेंट जो होती है ना, वो कंट्रोल को डिजाइन करती है, एक प्रोसेस बनाती है, कंट्रोल को इंप्लीमेंट करती है ताकि कोई एरर या फ्रॉड हो ना सके। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? उन कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन ऐसे एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि ये असेस करे कि क्या वाकई में सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर बना भी रहा है कि नहीं बना रहा, क्या सेल्स ऑर्डर ऑथराइज कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या ऑथराइज प्राइसेस बन भी रही है कि नहीं बन रही, कहीं कोई कंट्रोल इनइफेक्टिव तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पे कंट्रोल्स होने चाहिए और मैनेजमेंट ने कंट्रोल डिजाइन ही नहीं करे। क्या ये काम मैं सेल्स डिपार्टमेंट को दे सकता हूं कि तुम अपने आप को असेस करो कि कंट्रोल ठीक है कि गलत है? नहीं सर, ये तो फिर इंडिपेंडेंस का मसला हो जाएगा। सही है, तो वो सेल्स ऑर्डर बना भी रहा और वो ये बोले कि मैं सेल्स ऑर्डर गलत बना रहा हूं, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सर इस चीज को काउंटर करने के लिए कंपनीज करती क्या है, टॉप लेवल से एक अप्रोच चलती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी एक सब कमेटी होती है जो कहलाती है ऑडिट कमेटी। ठीक है, और ऑडिट कमेटी क्या करती है? ऑडिट कमेटी के डायरेक्टली अंडर ना सीएफओ आता है, ना सीईओ आता है, कोई नहीं आता। ऑडिट कमेटी के डायरेक्टली अंडर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन कह लें, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कह लें, एक डिपार्टमेंट होता है पूरा जो कि सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल्स को मॉनिटर कर रहा होता है और ये मेक श्योर कर रहा होता है कि यार क्या कंपनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, जो प्रोसेस है क्या उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, प्रोसेस में कोई मसला तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जहां पे कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। इन सारी चीजों को बेसिकली रिव्यू करती है, तभी इनको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। सर ये इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। सही है, कुछ जगह पे सिमिलैरिटीज है लेकिन बहुत सी जगह पे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इनकी अपॉइंटमेंट का। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी या बोर्ड अपॉइंट कर रही होती है। सही है, तो सबसे बड़ा मसला इनके अपॉइंटमेंट का है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो एजीएम में अपॉइंट होता है, शेयर होल्डर उसको अपॉइंट कर रहा होता है, यहां पे ऑडिट कमेटी ही उसको अपॉइंट कर रही होती है। सेकंड बड़ा मसला यहां पे क्वालिफिकेशन का है। अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं एक कंपनी का, मैं तो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है और जो एंगेजमेंट पार्टनर है जो कि रिपोर्ट पे साइन करता है उसके पास आईकैप से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस का होना जरूरी है। कंपनीज के इंटरनल ऑडिट में एज सच कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो आईसीए भी हो सकता है, वो सीआईए भी हो सकता है, वो ईसीसी भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका इंटरनल ऑडिट इस किस्म का होना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मसला रिपोर्ट का, चूंकि मुझे अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया होता है तो मैं रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को देता हूं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। सही है, इंटरनल ऑडिट जो रिपोर्ट बनाता है वो ऑडिट कमेटी को पेश करता है, वो शेयर होल्डर्स को पेश नहीं करता, वो ऑडिट कमेटी को पेश कर रहा होता है। तो हमारे यहां रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा फर्क है। आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर एक आला किस्म का इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है। जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जितनी एक्सटर्नल ऑडिटर की उतनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। द रीजन इज बिकॉज वो कंपनी का मुलाजिम है, वो कंपनी का मुलाजिम है। सही है, वो एट द एंड मैनेजमेंट में काउंट किया जा रहा होता है इसको, तो वो किसी भी किस्म से उसकी वो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती जो इसकी जो एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। तो ये दो वाज़ेह फर्क है बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दी कि क्यों एक कंपनी में इंटरनल ऑडिट का होना जरूरी है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की लेट्स एक सिंपल एग्जांपल दूं तो हमने जब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया, हमने प्रोसेस बनाया, हमने कंट्रोल डिजाइन करे, हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट करे, चीजें हुई, लेकिन सर इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कौन जाकर चेक करेगा कि फाइनेंस में वाकई में कैश की पर्ची कट रही है कि नहीं कट रही? सही है, जो बंदा पोर्टल के एक्सेस दे रहा है और जो बंदा फीस रिसीव कर रहा है, क्या वो दोनों वाकई में सेपरेट बंदे हैं भी कि नहीं, क्या सेग्रीगेशन एक्टिविटीज हो भी रही है कि नहीं, कोई ऐसा एरिया तो नहीं जहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो सर इन चीजों के लिए एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बनना होता है। सर स्टार्ट करते हैं आइजा 610। अब हम अपना आइजा 610 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर इस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पेश आई? सर इस स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पेश आई बिकॉज आप देखें आपके सामने एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? ये लोग बैठ के चेक कर रहे हैं कि सेल्स सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। ये लोग बैठ के चेक कर रहे हैं कि कंट्रोल्स ठीक हैं कि नहीं है। सही है, ये लोग बैठ के वेयर हाउस में चले गए और वेयर हाउस में जाके चेक कर रहे हैं कि इन्वेंट्री वाकई में एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। सही है, इन लोगों ने बैठ के फिक्स एसेट्स को चेक कर लिया और चेक करा वाकई में फिक्स एसेट एग्जिस्ट कर तो रहा है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। तो मोरलेस ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो सर क्या एक्सटर्नल ऑडिटर उनके काम को यूज कर सकता है? स्टैंडर्ड का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर उनके काम को यूज कर सकता है? ये स्टैंडर्ड है हमारे पास। इसमें हमारे पास दो चीजें,
पहला आप स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड के दो स्कोप हैं, सही है। पहला स्कोप यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये पहला स्कोप है। दूसरा स्कोप है यूजिंग द वर्क ऑफ यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर, डायरेक्ट असिस्टेंस, सही है। दूसरा जो स्कोप है वो है डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, सही है। जो पहला स्कोप है हमारे पास वो है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट है भी या नहीं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, क्या वो इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने किन एरियाज में उसके काम पे मैं रिलाई कर सकता हूं। उसने बहुत से एरियाज पे काम किया होगा, मैं किन एरियाज पे उसके काम पे रिलाई कर सकता हूं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव, मैं उसने इतने सारे एरियाज पे काम किया होता है, मैं एरिया सेलेक्ट करता हूं कि यार इन एरियाज पे मैं आपके काम पे रिलाई कर सकता हूं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा कि क्या उसका काम एडिक्वेट है भी या नहीं। तो स्कोप 1 के अंदर हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास स्कोप 2 है, डायरेक्ट असिस्टेंस, इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, इन दोनों में फर्क क्या है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरे डिपार्टमेंट में 10-15 लोग हैं, इन्होंने मिलजुल के कुछ काम किया हुआ है। सेकंड स्कोप में जो 10-15 लोग हैं, इनमें से मैं दो उठा लूंगा, दो लोगों को उठाकर कहूंगा आ जाओ मेरे रूम में आ जाओ, सही है। और मैं उनसे मैं अब एक्सटर्नल ऑडिट का काम करवाऊंगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन्वेंट्री काउंट की हुई है, ठीक है। दूसरा स्कोप क्या है, दूसरा स्कोप यह है कि मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन से दो बच्चे लेके आया और मैंने कहा जी आ जाए आज से आप हमारी टीम में 1-2 महीने के लिए, और अब मैं उससे इन्वेंट्री काउंट करवा रहा हूं। तो पहली चीज अगेन यहां पे भी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या वो जो बच्चा मैं लेके आ रहा हूं या जो टीम मेंबर लेके आ रहा हूं, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो कॉम्पिटेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी ये होगी। सेकंड चीज मेरी होगी इसके अंदर एग्रीमेंट, सही है। सेकंड स्कोप का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है एग्रीमेंट, मुझे कुछ एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा। और तीसरा है कि मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा, या मैं उससे कौन से एरियाज पे काम करवा सकता हूं, मैं उससे कौन से एरियाज पे काम करवा सकता हूं, और वो सारी चीजें मुझे उसको थर्ड ऑब्जेक्टिव में डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों, ISA 610। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कोप 1 से। स्कोप 1 क्या होता है कि जी डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के काम पे डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, उसने सेल्स पे भी काम किया, परचेस पे भी काम किया। सबसे पहले अगर मैंने उस डिपार्टमेंट के काम को यूज करना है, मैं थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दूं। एक कंपनी है, ठीक है, उसके 50 वेयर हाउस है, 50 जगह पे वेयर हाउस है, ठीक है। अब मैं ऑडिटर हूं, मुझे 50 वेयर हाउस में से कुछ वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। मैंने चेक करा यार, इंटरनल ऑडिटर ने 30 वेयर हाउस पे इन्वेंट्री काउंट की हुई है, 30 वेयर हाउस पे इन्वेंट्री काउंट की हुई है। तो इसका मतलब है क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के इस काम को यूज कर सकता हूं? सर बहुत अच्छा हो जाएगा कि 30 में उसने काम किया हुआ है, तो मैं बकिया 20 में से सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरी कवरेज और अच्छी हो जाएगी, सही। तो मैं थोड़ा सा एफिशिएंट चलता हूं, मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरा कॉस्ट भी बच जाएगी। लेकिन ये डिसीजन लेने से, ये स्कोप 1 है, लेकिन ये डिसीजन लेने पहले स्टैंड आपसे कहता है ऑब्जेक्टिव 1 चेक करो। ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है जिसने 30 वेयर हाउस के ऊपर काम किया है, क्या ये इंडिपेंडेंट है और क्या ये कॉम्पिटेंट है? सबसे पहली चीज, सर इंडिपेंडेंस को कैसे इवैल्यूएट करो, उस एक कंपनी के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कैसे इवैल्यूएट करो, सही है। स्कोप 1 इज द डिपार्टमेंट, सही है, नेचुरल पर्सन नहीं है वो, सही है। स्कोप 2 इज अ नेचुरल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग होगा, उसको उठा के मैं अपनी टीम में लेके आ रहा हूं, समझेगा मेरी बात को। तो मैं स्कोप 1 में हूं प्यारे बच्चों। स्कोप 1 में अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उसका एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की करना है आपने, सबसे पहले आपने देखना होगा कि इस डिपार्टमेंट को अपॉइंट किसने करा, इस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, सही है। सुनिएगा मेरी बात को, अगर इस डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट ऑडिट कमिटी ने करी है, सही, ऑडिट कमिटी ने करी है, बोर्ड ने करी है, इसका मतलब है जो उसका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है या जो उसके लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसकी अपॉइंटमेंट CFO ने करी है, अगर इसकी अपॉइंटमेंट CEO ने करी है, तो इसका मतलब है सर ये कैसे हो सकता है कि CFO और CEO ही ने कंट्रोल डिजाइन करे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ही इंटरनल ऑडिट का अपॉइंट किया है, और वो बैठ के अगर इसको रिपोर्ट करेंगे तो सर ये तो इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकेगी, सही है। अच्छा, सेकंड चीज रेम्यूनरेशन। सर ये जो इंटरनल ऑडिट में लोग बैठे हैं, इनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, इनका इंक्रीमेंट कौन डिटरमाइन करता है, इनका बोनस कौन डिटरमाइन करता है? सर अगर CFO और CEO बैठ के इनका रेम्यूनरेशन, अपॉइंटमेंट, बोनस ये सब डिटरमाइन कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कहीं से वो इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट हो सकता है? कहीं से वो CFO कह सकता है कि आपका ये कंट्रोल गलत है? कहीं से वो CEO को कह सकता है कि यहां पे फ्रॉड चल रहा है, इसमें आप इन्वॉल्व है? नहीं सर, नहीं कह सकता। तो चेक करना तो रेम्यूनरेशन आइडियली ऑडिट कमेटी ही, बिकॉज चूंकि अपॉइंट उसने कराया तो
रेम्यूनरेशन भी ऑडिट कमेटी ही उसका डिसाइड कर रही होती है। तीसरी चीज, वो रिपोर्ट किसको कर रहा है प्यारे बच्चों, सही है, मुझे पता है किसको रिपोर्ट करना चाहिए, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। इंटरनल ऑडिट डायरेक्टली ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये काम करा है, मुझे ये मसले आइडेंटिफाई हुए, यहां पे कंट्रोल इनफेक्टिव है, यहां पे फ्रॉड हो रहा है, यहां पे एरर के चांसेस ज्यादा है, यहां पे कंट्रोल है ही नहीं। सीएफओ और सीईओ को रिपोर्ट करेगा। तो सीएफओ और सीईओ तो वही थे जिन्होंने कंट्रोल डिजाइन करे थे, सीएफओ सीईओ तो वो है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हैं, उनको कैसे रिपोर्ट करेगा, उनको रिपोर्ट करेगा तो उसकी इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो जाएगी। एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल ऑडिट कुछ काम नहीं करता, मैनेजमेंट का कोई भी काम नहीं करता। इंटरनल ऑडिट आप सोचे, क्या इंटरनल ऑडिटर सेल्स ऑर्डर बना सकता है? क्या इंटरनल ऑडिटर परचेज ऑर्डर बना सकता है? क्या इंटरनल ऑडिटर सेल्स इनवॉइस बना सकता है? क्या जीडीएन बना सकता है? क्या जीआरएन बना सकता है? क्या फिक्स एसेट का स्केड्यूल बना सकता है? नहीं सर, अगर इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट वाले काम कर लिए तो फिर वो ऑडिट कैसे करेगा? वो ऑडिट कैसे करेगा? वो ऑडिट तभी करेगा जब एक बंदे ने काम किया वो, और उसके काम को वो एनालाइज करेगा, उसके काम को वो असेस करेगा, उसके काम को इवैल्यूएट करेगा। इंटरनल ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट का कोई भी काम नहीं करेगा, ना कोई ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा, ना किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, ना किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जो चीज हो चुकी है उसको एनालाइज करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा अगर हो जाए, कोई सवाल आ जाए कि कंपनी है, फाइनेंस बंदों की शॉर्टेज हो गई थी, इंटरनल ऑडिट के 2 बंदे गए, उन्होंने बैठ के फिक्स एसेट बनाया, उन्होंने बैठ के इन्वेंट्री काउंट करी, उन्होंने बैठ के ये करा, ये भाई ये मैनेजमेंट के काम है। अगर यही बंदा इंटरनल ऑडिट काम ही कर रहा है तो फिर इसका इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस नहीं है, सही है। सेकंड चीज आपने कहा, अगर इंडिपेंडेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट होगा? उसकी अपॉइंटमेंट अगर ऑडिट कमेटी नहीं करी, उसका रेम्यूनरेशन ऑडिट कमेटी डिसाइड कर रहा है, उसकी वो रिपोर्ट ऑडिट कमेटी को कर रहा है, और उसके पास मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है, वो प्योरली इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। यस, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी, क्या वो जो इंटरनल डिपार्टमेंट जो लोग आपको दिख रहे हैं, क्या ये कॉम्पिटेंट है प्यारे बच्चों? क्या ये कॉम्पिटेंट है? तो कॉम्पिटेंसी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है, और कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी सबको कवर करता है। सही, कॉम्पिटेंसी भी है और कैपेबिलिटी भी है। कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी के लिए वो कहता है सबसे पहली चीज देख लें, रिसोर्सेस। आप बैंक ऑडिट में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका ऑडिट कर रहा हूं, कितनी 2200 ब्रांचेस उसकी, सही, ये ट्रिलियंस ऑफ एसेट्स मैं ऑडिट कर रहा हूं। इंटरनल डिपार्टमेंट में गया, 3 लोग बैठे हुए, अबे इतना बड़ा बैंक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इतना बड़ा बैंक और सिर्फ 3 लोग। आपको लगता है नेशनल बैंक के इंटरनल ऑडिट में सिर्फ 3 लोग होंगे? और 3 लोग होंगे तो क्या उनके पास कैपेबिलिटी है, भले ही तीनों के तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अप्रोप्रिएटली इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर सके? तो आपने ये चीज चेक करनी पड़ेगी, रिसोर्सेस, वेदर द फंक्शन इज एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स्ड कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एंटिटी एंड द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन। डन हो गया प्यारे बच्चों। सेकंड चीज, हायरिंग एंड ट्रेनिंग। सिर्फ बंदा हायर करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ट्रेनिंग भी। क्या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे इंटरनल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बड़ा जरूरी है। अगर इंटरनल में एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है जो कि 10 साल पुराना है, और 4-5 साल पहले, 6 साल पहले IFRS 15 आ गया, IFRS 9 आ गया, IFRS 16 आ गया, चेंजेस आ गई, दिन रात लॉज एंड रेगुलेशन हमारे चेंज हो रहे हैं, तो क्या आपने उसके ऊपर उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी भी है कि नहीं थी? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है टेक्निकल ट्रेनिंग, सही है, कि क्या वो बंदे के पास एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग है, क्या उसके पास वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या उसके पास ऑडिटिंग एक्सपर्टीज है? इफ द आंसर इज यस, तो इसका मतलब है बंदा टेक्निकली भी साउंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों है इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज। इंटरनल ऑडिटर में जो बंदा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सही है, उसकी ट्रेनिंग्स भी हुई है, ठीक है, उसके पास इंटरनल में रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के हैं, और आप कंपनी जो है वो बैंक है, कंपनी जो है वो इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब यार तुम होगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉम्पिटेंट होगे, द पॉइंट इज तुम्हारे पास बैंक और इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज नहीं है, तो क्या उसके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज है? कॉम्पिटेंसी के लिए नहीं है। ये चीज अगर आपने चेक कर ली, उसके बाद आप ये चेक करेंगे, ठीक है यार डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है, डिपार्टमेंट कैपेबल है, लेकिन देखें ऑडिट कितना सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन वे में होता है ना बच्चों। आपने पहले क्या कहते हैं इंगेजमेंट एक्सेप्ट करा, फिर आपने अंडरस्टैंडिंग्स ऑब्टेन करी, फिर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे, आपने मटेरियलिटी डिटरमाइन करी, फिर आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करा, फिर उसको असेस भी करा, फिर उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे ताकि आपको सफिशिएंट, एक बड़ा ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, 2200 ब्रांचेस है, अब 2200 ब्रांचेस का अगर इंटरनल ऑडिट करना है तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में करना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना यार चल आज तू वो वाली ब्रांच देख ले, मैं ये वाली ब्रांच देख लेता हूँ। एक प्रॉपर प्लान बनता होगा
था कि ठीक है यार, हमने इस 2 सालों में इन 2200 ब्रांचेस को कवर करना है, तो कैसे करें? हम इस क्वार्टर में स्टार्ट करेंगे, या फिर इस मंथ में हम इन ब्रांचेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस मंथ में हम इन ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इस वक्त तक हमारा इंटरनल ऑडिट कंप्लीट आ जाएगा, ये रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच कहलाती है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या उसका काम, जो प्रॉपर काम हो रहा है इंटरनल, क्या वो प्रॉपरली प्लान्ड, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है। जो उसका काम है प्रॉपर, वो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड है। क्या उसका काम प्रॉपरली प्लान्ड, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड हो रहा है? अगर एक ब्रांच में इंटरनल ऑडिटर्स हैं बहुत ज्यादा है, तो एक इंटरनल काम ने, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट उसको रिव्यू कर रहा है, रिपोर्ट कंप्लायंस हो रही है, सारे काम हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। सही है। अगली चीज, अगर इन तीनों का आंसर यस आ गया, इंडिपेंडेंट भी है, कॉम्पिटेंट भी, और सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन में काम कर रहा है डिपार्टमेंट भाई, फिर मैंने अगली चीज चेक करूंगा। फिर मैं कहूंगा हाँ जी इंटरनल ऑडिट साहब, इस पूरे साल में आपने किन किन एरियाज में काम किया है, किन किन एरियाज का इंटरनल ऑडिट किया है। आपने सेल्स का भी करा होगा, आपने परचेज का भी करा होगा, आपने रिसीवेबल का भी करा होगा, आपने पेबल का भी करा होगा, आपने कैश एंड बैंक का भी करा होगा, आपने बैंक लोन का भी करा होगा, आपने इन्वेंट्री काउंट भी करा होगा, आपने कंट्रोल्स को भी देखा होगा, आपने प्री पेमेंट्स भी देखा, आपने बेतहाशा चीजों के ऊपर इंटरनल ऑडिट किया होगा। मुझे बताएं तो कौन से एरियाज हैं? उसने कहा ये सारे एरियाज हैं। क्या उन सारे एरियाज पे मैं रिलाई कर लूंगा? क्या मैं उन सारे एरियाज पर रिलाई कर लूंगा? स्टैंडर्ड कहता है नहीं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिलेक्शन ऑफ एरिया। कौन से एरियाज और किस हद तक, विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट। यहां पे आइजा आपसे कहता है कि देखो यार बात सुनो, जितना इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, डन हो गया, लेकिन ये चेक करो कि जिन एरियाज पे उसने काम करा है, मैं आपके सामने बड़ी सिंपल से एग्जांपल लिखता हूं, बड़ी सिंपल से एग्जांपल रखता हूं। उसने 4 एरियाज पे काम किया। प्री पेमेंट, एक कंट्रोल्स टेस्ट करें, प्री पेमेंट्स को वेरीफाई कराए, कुछ कंट्रोल्स वेरीफाई करें, उसके अलावा इसने इन्वेंट्री को ऑब्जर्व किया है कि इन्वेंट्री वाकई में मौजूद है कि नहीं है, ये तीसरा काम किया है। चौथा काम उसने पीपी की इंपेयरमेंट करी है। पांचवा काम उसने प्रोविजन फॉर वारंटी किया है। इन 5 एरियाज पे उसने काम किया। मैं आपके सामने वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला काम उसने प्री पेमेंट्स के ऊपर करा है। दूसरा काम उसने इन्वेंट्री के ऊपर, उसने किसी से परचेज के ऊपर कंट्रोल्स को वेरीफाई करा कि परचेज के ऊपर कंट्रोल्स है, जीडीएन बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको देखा है। तीसरी चीज उसने इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व किया है। इन्वेंट्री काउंट हो रही थी, सरप्राइज चेक कर लिया, जाकर चेक कर लिया, ठीक है। चौथी चीज उसने पीपी की इंपेयरमेंट के ऊपर काम किया। और पांचवी चीज उसने प्रोविजन फॉर वारंटी के ऊपर काम किया है। प्यारे बच्चों, इन 5 एरियाज में पूरे साल इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है। मुझे बताएं इनमें से कौन से एरियाज आप सेलेक्ट करेंगे? सर, जहां पे रिस्क कम होगा, जो आपने एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, जहां पे आपकी रिस्क असेसमेंट कम होगी, जहां पे जजमेंट कम होगी, जहां पे एस्टिमेट्स कम होंगे, उन एरियाज पे तो मैं इंटरनल ऑडिट काम पे रिलाई कर सकता हूं। लेकिन जहां पे एस्टिमेट ज्यादा है, जहां पे जजमेंट है, जहां पे कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर एक ऐसा रिस्क है जिसको आपने सिग्निफिकेंट रिस्क तस्वुर किया है, और सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन ये थी दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, तो वहां तो आपने पर्सनली तौर पर तवज्जो ज्यादा देनी है रादर देन कि आप इंटरनल ऑडिट काम पे रिलाई करें। तो सर अगर उसने प्री पेमेंट पे काम किया हुआ है, बहुत ही कम रिस्क है, कोई एस्टिमेट्स नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो इसका मतलब है प्री पेमेंट के काम पे मैं उसके रिलाई कर सकता हूं। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। दूसरा उसने कहा परचेज का कंट्रोल है यार, सिर्फ चेक करना है सिग्नेचर आ रही है कि नहीं आ रही, जीडीएन पे 2 बंदों का सिग्नेचर है कि नहीं है, सेल्स परचेज इनवॉइस आई है कि नहीं आई, ऑथराइज सप्लायर है कि नहीं है। ठीक है जी, मैंने ये भी चेक कर लिया, तो उसमें तो कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई एस्टिमेट्स नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने कहा डन हो गया। तीसरी चीज वो इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, ऑब्जर्व कर। सर इन्वेंट्री काउंट में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कोई इसके अंदर हमारी जजमेंट यूज नहीं हो रहे, तो सर ठीक हो गया, ये वाले एरिया भी सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन सर पीपी की इंपेयरमेंट नहीं, सर पीपी की इंपेयरमेंट तो सर सिग्निफिकेंट रिस्क था हमारा। प्रोविजन फॉर वारंटी तो सिग्निफिकेंट रिस्क है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसमें अजम्पशंस है, इसमें एस्टिमेट्स है। इन 2 एरियाज के ऊपर उसने काम करा हुआ इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, लेकिन मैं इन 2 एरियाज के ऊपर रिलाय नहीं करूंगा प्यारे बच्चों। सही है, मैं उसके ऊपर खुद काम करूंगा, मैं उसने हालांकि किया हुआ है, इंडिपेंडेंट भी है कॉम, लेकिन मैं इन चीज के ऊपर नहीं करूंगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंसी। जितना ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा, जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, उतने ज्यादा मैं, टू व्हाट एक्सटेंट, उतने ज्यादा मैं उनके एरियाज पे रिलाई कर सकता हूं। तो अगर मैंने 3 एरियाज भी सेलेक्ट करे तो मैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक उन एरियाज पर रिलाई करूंगा। द रीजन इज
बिकॉज डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट है, सही है। तो जो हमारे पास ऊपर ऑब्जेक्टिव 1 की चीजें थी वो ऑब्जेक्टिव 2 में भी कॉपी हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव 1 में मैंने आपको इंडिपेंडेंस और कॉम्पिटेंस पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव 2 में वो कॉपी हो जाएगा। दो नई चीजें आ जाएंगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है और आपके पास क्या जजमेंट, जिस एरिया के ऊपर उसने काम किया क्या उसके अंदर जजमेंट यूज हो रही है, क्या उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने गोइंग कंसर्न पे काम किया हुआ है, प्यारे बच्चों गोइंग कंसर्न पे अगर उसने काम किया हुआ है तो गोइंग कंसर्न के काम पे आप रिलाई नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे उसके ऊपर काम। अच्छा, यहां पे आयजा ने मुझे कुछ एग्जांपल्स दिए। आयजा कहता है कि अगर उसने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करा है, इस एरिया पे आप रिलाई कर सकते हैं बिकॉज कोई जजमेंट नहीं है। इसी तरीके से वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, वो ऑडिट प्रोसीजर जिसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, 100 रुपए आ रहा है वेरीफाई हो सकता है इनवॉइस से, 50 रुपए आ रहा है वेरीफाई हो सकता है, सही है। जहां पे लिमिटेड जजमेंट, पीपी की इंपेयरमेंट किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर वारंटी किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हो, नहीं, एक जजमेंट है उसके अंदर, एस्टिमेट्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो जी जहां लिमिटेड जजमेंट यूज हो रही है उस एरिया पे आप उसको रिलाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उसने इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करा है या लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस देखी है, ये वो उसने आयजा ने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए कि इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, इन एरियाज पे आप रिलाई कर सकते हैं। सर एरिया सेलेक्ट हो गए, इसका मतलब प्री पेमेंट पे उसने काम किया, इसका मतलब इन्वेंट्री काउंट करी या उसने इन्वेंट्री ऑब्जर्व किया या उसने कंट्रोल्स को टेस्ट करे। तो सर मैं उन एरियाज पे कुछ काम ही ना करूं, आप कुछ काम ना करें, लेकिन अब तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क। आपने उसके काम को इवैल्यूएट करना है कि क्या उसका काम एडिक्वेट है या नहीं, बिकॉज रिपोर्ट पे मेरा प्यारा बच्चा आप साइन करते हो, सही है। तो सर इवैल्यूएशन में क्या देखो, आपने देखना है कि क्या उसका काम वाकई में प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है, सही है। क्या ये जो उसने काम करा है ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत करा है, क्या इसके काम को जो प्लान किया था इसने, क्या वो एक्चुअल में परफॉर्म किया है कि नहीं किया, क्या इसके काम को प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया गया है, क्या इसका काम रिव्यू हुआ है, और जो उसने काम किया है क्या वो वाकई में कहीं डॉक्यूमेंटेड है, बिकॉज एज एन ऑडिटर आपने हर चीज डॉक्यूमेंट करनी होती है, सही है। इसके मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। सर उसने फॉर एग्जांपल प्री पेमेंट के 4 सैंपल्स वेरीफाई करे। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार मैं तुम्हारे प्री पेमेंट के एरिया पर रिलाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मुझे चेक करना है तुमने काम कैसा करा है। यार काम दिखाना, काम है ही नहीं। क्या मतलब काम नहीं है यार, प्री पेमेंट के ऊपर मुझे एग्रीमेंट दिखाओ ना यार, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि जी आपने एडवांस में रेंट पे करना है। फिर मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि जहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट में पे कर दी होगी, फिर आप एक रिकैलकुलेशन करी होगी। यार वो सारी बस मैंने देख ली थी, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करा। तो यार ये काम क्या मतलब आपको बताया नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था ये काम भी करना है, मुझे तो मेरे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने ये वाली बात बताई नहीं थी। इसका मतलब है उसका काम प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि क्या, अगर वो आपको कहता है भाई मेरे पास प्री पेमेंट 12 थे, सही है, मैंने 4 सैंपल सेलेक्ट करे, 4 सैंपल्स के ऊपर मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ये काम मेरा रिव्यू हो गया, मैंने ये चीजें डॉक्यूमेंट कर दी है, काम प्रॉपर्ली आपने ये चीज इवेल्युएट करनी है। अगली चीज, क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। प्री पेमेंट की लिस्ट में 10 लाख प्री पेमेंट की पार्टीज है, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख प्री पेमेंट की पार्टीज है, उसने सिर्फ 4 सैंपल्स वेरीफाई करे। आप कहते नहीं है मेरे हिसाब से तो 40 सैंपल बनने चाहिए थे, तुमने 4 सैंपल वेरीफाई करे। क्या अब भी आप ये कह सकते हैं कि प्री पेमेंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आपकी मेथोडोलॉजी, आपका स्टैंडर्ड आपसे कह रहा है 40 सैंपल्स होने चाहिए थे, उसने 4 सैंपल्स पे काम किया हुआ है। और एक और मसला, आपने जब एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट फोटोकॉपी है, आपने बैंक स्टेटमेंट देखी, आपने कहा बैंक स्टेटमेंट भी फोटोकॉपी है, इसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं ली है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ भी है कि नहीं हुआ। तीसरी चीज, जो कंक्लूजन रीच हुआ है, क्या वो एप्रोप्रिएट है भी या नहीं, क्या वो एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल उसे 4 प्री पेमेंट वेरीफाई करे, 3 गलत है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि जी प्री पेमेंट ओवरऑल सही है, उसका मतलब उसका कंक्लूजन गलत है। तो अगली चीज आपने ये चेक करनी है क्या उसका कंक्लूजन ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो रिपोर्ट उसने बनाई है, क्या वो कंसिस्टेंट है, जो काम किया है और उस काम का जो कंक्लूजन है उसी हिसाब से उसने रिपोर्ट बनाई है कि नहीं बनाई। और अगर कोई डिफरेंसेस वगैरह आए हैं, कोई एक्सेप्शंस वगैरह आई हैं, तो क्या उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर लिया गया था या नहीं कर लिया गया था। इस तरीके से आपने उसके काम को प्यारे बच्चों इवेल्युएट करना है। अगर उसका काम आपको एडिक्वेट नहीं लगता, तो आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लें या इंटरनल ऑडिट से एग्री करके उसको बोले कि यार आप मजीद काम कर लो। ये 2 काम आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने उसका काम देखा, आपने कहा यार 4 सैंपल्स किए यार, 10 तो करता भाई, मेरे हिसाब से 10 होने चाहिए भाई, 6 और कर ले, सही है। परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, उससे मैंने एग्री कर लिया, एग्री विद इंटरनल ऑडिट ऑन फर्दर वर्क, या प्लीज 6 और कर ले। या
उसने क्या करा, उसने काम तो 10 पे करा हुआ है, लेकिन उसने गलती से है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स देखे। तो आपने कहा ठीक है यार, बस ये तो मुझे चीजें दे दो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर लूंगा। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इंटरनल ऑडिट के काम पर रिलाई कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अच्छा हो जाएगा कि अगर आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन से टाइमली बेसिस पे डिस्कस कर लें, टाइमली बेसिस पे डिस्कस कर लें। सही है। डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग मैटर्स इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। पहला, टाइमिंग ऑफ वर्क। पहला, टाइमिंग ऑफ वर्क। अगर इन्वेंट्री काउंट वो करने का प्लान कर रहा है या वो कर रहा है तो आप एग्री कर लें कि यार ईयर एंड पे कर लोगे ना तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ईयर एंड पे मुझे भी करना होता है। तो ये जो प्रोसीजर अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम ईयर एंड पे कर लोगे। दूसरा, नेचर। यार जो प्रोसीजर आप कर रहे हो ना उसकी नेचर ये होनी चाहिए। सही है। इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, रिकैलकुलेशन होना चाहिए। तो नेचर ऑफ ऑडिट वर्क ये होना चाहिए। ठीक है। तीसरी, एक्सटेंट ऑफ कवरेज। भाई देख 4 सैंपल्स नहीं करना, 10 सैंपल कर लेना, तो 10 सैंपल करेगा तो मेरे भी काम आ जाएगा ना। तो एक्सटेंट, यार इतनी कवरेज आपने करनी है। चौथी चीज, मटीरियलिटी, कि भाई मैं कंपनी का जो ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे लिए मटेरियलिटी 100 रुपए की है, तो काइंडली तुम भी 100 रुपए को सामने रखते हुए पूरा ये इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करना। और उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन, कि इस तरीके से किस तरीके से मैं इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि जब आप ISO 610 में ये आपने स्कोप 1 के 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर लिया तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपने कुछ चीजें अपनी ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट करनी होगी। क्या डॉक्यूमेंट करना होगा बच्चों? अब तक जो भी चीज आपने कर ली है, जो भी चीज आपने ऊपर करी है, वो सारी की सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, बेसिस फॉर डिसीजन। बेसिस फॉर डिसीजन कि मैं क्यों इन एरियाज को सेलेक्ट कर रहा हूं, क्यों बाकी एरियाज को सेलेक्ट नहीं कर रहा। इन एरियाज को इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं बिकॉज इसकी लॉजिक ये है, इसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, इसमें एस्टिमेट्स कम है। तीसरी चीज, मैंने उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करा होगा। तो तीनों ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास आ रहे हैं, इवेल्युएशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी और एरिया सिलेक्शन और उसके काम की इवेल्युएशन, ये सारी की सारी चीजें मैं अपनी ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ताकि कल को कोई भी आके कहे कि आपने तो इंटरनल के काम पर रिलाई करा था, तो आपने कैसे ओपिनियन दे दी? भाई ऐसे ओपिनियन दी कि देखो ये मैंने उसकी इंडिपेंडेंस को डॉक्यूमेंट किया, भाई ये बंदा इंडिपेंडेंट है, ये डिपार्टमेंट जो है ये कॉम्पिटेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच है और इसने इन एरियाज में काम किया था। मैंने सिर्फ 4 एरिया सेलेक्ट करे बिकॉज 4 एरियाज में जजमेंट कम थी। सारी चीजें मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट की हुई है। बच्चों ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे अगेन इंटरनल ऑडिट, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे स्कोप 2 जो कि है डायरेक्ट असिस्टेंस। थैंक यू सो मच।